नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग का असर भारत पर जबरदस्त हो रहा है। सोने और चांदी के दाम में जबरदस्त गिरावट है। कल एक ही दिन में सोना 7,000 रुपए गिरा और 1.5 लाख से नीचे उसका दाम पहुंच गया। चांदी तो एक ही दिन में 20,000 गिर गई, कीमत 2,30,000 तक पहुंच गई है। कच्चे तेल का दाम लगातार बढ़ रहा है। मिडिल ईस्ट की जंग की वजह से शेयर मार्केट सहमा हुआ है। तेल गैस संकट की वजह से भी लोगों में चिंता बढ़ती चली जा रही है। आपकी और हमारी जेब का यह मामला है। इसी पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार और इन्वेस्टिंग माइंड्स के फाउंडर उत्पल चौधरी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। जबरदस्त चिंता, संकट, डर मिडिल ईस्ट के युद्ध की वजह से है और चर्चा भारत की हो रही है, आपकी और हमारे जेब की हो रही है। तेल गैस संकट पर तो हम चर्चा करते ही हैं। शेयर मार्केट भी सहमा हुआ है, लेकिन सोने और चांदी के दामों में जबरदस्त गिरावट है। उत्पल जी, अक्सर हम ये चर्चा करते थे कि जब जब युद्ध होता है, जब जब दुनिया के बड़े देशों के बीच टेंशन बढ़ती है, तो इन्वेस्टमेंट के सेफ हेवन के तौर पर लोग सोने चांदी को चुनते हैं, इसलिए उनके दाम बढ़ते हैं। लेकिन मिडिल ईस्ट युद्ध के 21 दिन के बाद हम देख रहे हैं जंग बढ़ रही है, सोने चांदी के दाम गिरते चले जा रहे हैं। यह उल्टा काम क्यों हो रहा है? बिल्कुल। जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जब जब होता है तो सोना चांदी ऊपर जाता है। लेकिन इस बार वाले जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिस तरीके से बंद हो गया पूरी तरीके से, 20 मिलियन बैरल पे तेल जो है वहां से आता है और उस तेल पे जो है बिल्कुल एक तरीके से प्रतिबंध है। तो वो तेल नहीं आ पा रहा है। दुनिया को जो है इस समय जो 100% तेल मिलता था, अभी 84% के आसपास तेल मिल रहा है। तो तेल की कीमत में बहुत जबरदस्त इजाफा हो गया। और तेल की कीमत जो है इस समय जो फ्यूचर में जो बिक रहा है वो $110 के आसपास चला गया था, 108 के आसपास था। कल तो 120 पे उछल गया था। लेकिन ये फ्यूचर की बात है। फ्यूचर मतलब अप्रैल में जो आप लेंगे वो जो इस समय जो स्पॉट में जो खरीदा जा रहा है, क्योंकि जो ओमान में खरीदा जा रहा है या दुबई से जो मिल रहा है या सऊदी से मिल रहा है, यूएई से मिल रहा है, तो वहां 150-150 के आसपास जा रहा है। और अगर आप क्रूड प्राइस में जाकर देखेंगे तो ओमान का प्राइस जो है वो $154 के आसपास है, दुबई का 136 के आसपास है। उसी तरीके से मुर्बन जो यूएई का जो है वो भी 136 के आसपास है। यानी तेल काफी महंगा मिल रहा है। और देखिए जो वहां पे जो सिस्टम है वो पेट्रो डॉलर सिस्टम है। अगर आपको तेल लेना है तो आपको डॉलर में पेमेंट करना होगा। ओपेक से, गल्फ से, जहां से भी तेल ले रहे हैं आपको डॉलर में देना पड़ेगा। तो आपको डॉलर देना है। बदले में डॉलर, देखिए पहले क्या था कि पहले जो है 55 में मिल रहा था और 60 में मिल रहा था और इस समय $150 पे मिल रहा है। तो 2.5 गुना बढ़ चुका है। यानी पहले जो आपको $1 की जरूरत थी, अब उसके जगह आपको $2.5 देना पड़ेगा। तो उस $2.5 के लिए डॉलर की क्राइसिस हो गई। तो डॉलर जो है इस समय लोग जमकर खरीदने लगे। पहले डॉलर में ये था कि डॉलर जो था वो आपके पास जो है उसमें गिरावट देखी जा रही थी। डॉलर इंडेक्स जो है वो 96 के आसपास चला गया था। डॉलर में जिस तरीके से डिमांड आया है वो जो है 99 के ऊपर चला गया। कल तो 100 के ऊपर था, अभी थोड़ी सी गिरावट हुई है 99 पे। तो एक डॉलर का ही देखा गया। दूसरी बात कि क्या हुआ कि जो लोग डर गए, लोग जो डर गए, लगा कि कल जो लड़ाई हुई, जिस तरीके से गैस जिस फील्ड को जिस तरीके से अटैक किया गया, तो लगा कि 50% जो है दुनिया अंधकार में चला जाएगा, बहुत जबरदस्त क्रैश हो जाएगा। उससे लोग डर गए। तो लोग डर गए तो अपना कैश निकालने लगे। तो उसके बाद था कि गोल्ड सिल्वर जो भी था उनके पास प्रॉफिट था। शेयर बाजार तो पूरी तरीके से धड़ाम हो रखा है, तो वहां से प्रॉफिट कटा। तीसरा क्या था कि जो शेयर बाजार जो धड़ाम से गिर रहा है तो उसमें मार्जिन जो लगा रखा था, जिसने डेरिवेटिव्स में जो काम कर रहे थे, तो उसको मार्जिन कॉल आने लगा। तो मार्जिन कॉल आने के लिए फिर गोल्ड सिल्वर में बिकवाली देखी गई। तो ये चौतरफा चीजें हुआ कि डॉलर का मजबूत हो जाना, मार्जिन कॉल का आना, लोगों में दहशत आ जाना, और इसका ये इम्पैक्ट हुआ कि गोल्ड और सिल्वर में बहुत तेज गिरावट कल देखा गया। 5% के आसपास गोल्ड गिर गया। सिल्वर भी जबरदस्त ढंग से गिरा था, 11% के आसपास गिर गया था। बाद में उसमें सुधार आया और 6-6.5% के आसपास उसमें गिरावट देखी गई। हम 2026 के शुरुआत से लेकर अभी तक की बात करें तो सोना अब तक 28,000 रुपए सस्ता हो चुका है 2026 में। और चांदी 2026 में पहले 50 दिनों में करीब करीब 60 दिनों से ज्यादा का वक्त हो गया, जो अब उसमें करीब करीब 1,56,000 रुपए सस्ती हो चुकी है। ये बहुत बड़ी गिरावट के तौर पर हम देखें 2026 में ऑल टाइम हाई पर जाने के बाद जिस तरीके से लगातार गिरता ही चला जा रहा है। और जैसा आपने समझाया, युद्ध चल रहा है, इसके बीच में डॉलर की डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ रही है तो आपको ज्यादा डॉलर देने पड़ रहे हैं। तो डॉलर जो है वो देश इकट्ठे कर रहे हैं, अब वो सोने चांदी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। क्या एक निवेशक के लिए, हम यहां पहले क्लियर कर दें कि हम यहां कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं, आपको पैसा लगाना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर लगाइएगा।
लेकिन अगर एक सलाह के तौर पर हम कहें, क्या ये निवेश के लिए ये बेस्ट टाइम मानेंगे आप? क्योंकि यहां से आगे सोने चांदी में बढ़ोतरी होने की आपको लगता है, उम्मीद है, जब थोड़ा सा युद्ध शांत होगा? देखिए, वो इन्वेस्टमेंट के बारे में तो मैं टिप्स नहीं दे सकता, लेकिन जो स्थिति है उसमें हम ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से जो मार्केट गिरा कल, सिल्वर जिस तरीके से गिरा, अगर आप सिल्वर को देखें तो 89 से गिरता हुआ जो 67 पे आ गया, मतलब 20% के आसपास गिर गया था नीचे। तो ये जो गिरावट होती है, जब आप गोल्ड में भी देखें, कहाँ 5456 से के आसपास था, उसके बाद नीचे गया। तो या तो ये तो पीक में गिरावट होता है या बॉटम में गिरावट होता है। तो पीक तो है नहीं, क्योंकि पीक इसलिए नहीं है क्योंकि सिल्वर में अगर हम देखें, सिल्वर और गोल्ड का अलग अलग कर देते हैं कि सिल्वर में अगर हम देखें तो डिमांड सप्लाई बना हुआ है, सिल्वर का प्रोडक्शन उसी तरीके से कम है, शॉर्टेज है। आप अगर कॉमेक्स को देखें तो कॉमेक्स में 2500 मेट्रिक टन से कम सिल्वर बचा हुआ है। अगर आप संघाई के एक्सचेंज को देखें, दोनों एक्सचेंज को मिला दें तो 650 मेट्रिक टन से कम बचा हुआ है। तो सिल्वर का शॉर्टेज है, और सिल्वर जो माइन से निकल रहा है कंपनियां सीधे भी उससे खरीद ले रही है, तो बहुत सारा एक्सचेंज में आ भी नहीं पा रहा है। तो सिल्वर का डिमांड सप्लाई एज इट इज है, जो भी चीजें हुआ है, जो उसमें बिकवाली हुआ, जो हमने आपको पहले फैक्टर बताए वो, और ये जो है ये टॉप का गिरावट नहीं है। तो क्या यहाँ बॉटम लेने की कोशिश कर रहा है? क्या सिल्वर जिस तरीके से 64 के आसपास गया था, उसके बाद से एक लगा था कि वो एक बॉटम बन रहा है, तो क्या फाइनल बॉटम बनेगा? तो जो भी होगा वो इससे ज्यादा और गिरेगा, तो कितना गिरेगा? गिर के तो बहुत 121 से गिरकर यहाँ आ चुका है। 121 तो चलिए वो फॉर्मल लाइन था, अगर आप इसको एग्जैक्टली देखें तो 96 जो उसका एग्जैक्ट लाइन था वहां से गिर चुका है। तो यहाँ से और कितना गिरेगा? जो भी गिरेगा वो एक बॉटम बनेगा मेरे ख्याल से। दूसरी बात कि गोल्ड को अगर हम देखें तो गोल्ड में जिस तरीके से अमेरिका का इकोनॉमी कंडीशन ठीक है, इस समय गोल्ड जो है, डॉलर का डिमांड बढ़ गया, तेल का हो गया, लेकिन लड़ाई तो थमेगा, आज ना कल थमेगा। एक साल जो है, 2 महीने के बाद थमे या 3 महीने के बाद थमेगा। थमने के बाद क्या होगा कि गोल्ड का डिमांड फिर से वापस होगा, और जो है डॉलर का डिमांड कम होगा। दूसरी बात कि अमेरिका का जो इकोनॉमी है वो दिखने लगेगा रंग। अमेरिका का इकोनॉमी जो है अभी 39 ट्रिलियन डॉलर के आसपास उस पर कर्ज है, और ये कर्ज जो है जिस तरीके से लड़ाई पे खर्च हो रहा है, और 19 लाख करोड़ जो है मांगा गया है पेंटागन की तरफ से, तो ये सब जो है कर्ज बढ़कर चला जाएगा, जो है आपको आप कहें कि 40 ट्रिलियन डॉलर के आसपास चला जाएगा। तो जितना ज्यादा कर्ज होगा आपको इंटरेस्ट उतना देना पड़ेगा, अगर इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो आपको इंटरेस्ट रेट घटाना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट रेट को कम करना होगा, और वो गोल्ड के लिए मजबूती आएगा। और साथ में जो सेंट्रल बैंक की जो बाइंग है वो एज इट इज है। इस समय चलिए डॉलर के दबाव में उसका पैसा उधर डॉलर पे चला जा रहा होगा, ये बात माना जा सकता है, क्योंकि तेल लेना है। सबसे बड़ी नेसेसिटी ये है कि दुनिया जो है, देश चलते रहना चाहिए, घर, गाड़ियां, गैस, ये सब चलता रहना चाहिए, उसके लिए आप महंगा खरीद रहे हो तो वो पैसा डाइवर्ट हुआ होगा। तो जो भी चीज होगा वो तात्कालिक है, आने वाले समय में चीजें फिर से वापस बाउंस बैक करेगा, ऐसा मेरा उम्मीद। लेकिन अभी जब ये गिरना शुरू हुआ है तो आपने जिक्र किया ही कि अभी और गिरता नजर आता है आपको, क्योंकि युद्ध तो और भीषण होता चला जा रहा है, कहीं रुकने का तो नाम ले नहीं रहा। अब तो और भीषण इसलिए क्योंकि अब तो तेल और गैस के फील्ड पर सीधे सीधे अटैक हो रहे हैं। अब तक तो प्लांट पर था, अब तो जहां से तेल गैस निकल रहे हैं वहीं पर आप अटैक करने लग गए सीधा। हम देख रहे हैं ईरान में साउथ पार्स पर अटैक हो गया, कतर में उसी तरीके से अटैक कर दिया गया। ऐसे में तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, कच्चे तेल की कीमत भी बढ़ेगी बुरे तरीके से। बिल्कुल, देखिए जब तक युद्ध चल रहा है और युद्ध में डेली कहानियां बदलेगी तो उसके हिसाब से फ्लक्चुएशन होता रहेगा, काफी वोलेटाइल रहेगा, अभी स्थिर तो होगा नहीं। जो भी मार्केट स्थिर होगा, मैंने आपको बताया कि 2 से 3 महीने के बाद जब युद्ध का जो है पैमाना जब कम हो जाएगा तभी होगा। और जिस तरीके से गैस को निशाना बनाया गया वो बहुत गलत था, वो इजराइल का एक गलत कदम था कि उसने जो है साउथ पार्ट्स में जाकर हमला किया गैस का। और सबसे बड़ी बात की जो कुआं है, जो गैस का जो कुआं है, दोनों का एक ही है, कुआं का सोर्स एक है, सरहद अलग अलग है, कुआं लेकिन एक है। आधा और हिस्सा उसमें ईरान का, आधा हिस्सा कतर का। हाँ, साउथ पार्ट जिसको बोलते हैं, कतर उसको नॉर्थ डोम बोलता है। नॉर्थ डोम तो कहता वो है। अगर आग जो है अगर कुएं में चला जाता तो सोचिए क्या होता। 20% जो है वहां से गैस निकलता है दुनिया का, अगर आप दुनिया देखें ईरान का भी हिस्सा मिला दीजिए तो 30% के आसपास गैस निकलता है। पूरा जो है यूरोप जो है वो अंधेरे में चला जाता है। ये जो बेवकूफाना हरकत किया है इसराइल ने, बहुत ही गलत हरकत किया है। उसके बाद से ट्रम्प से जब ये पूछा गया तो ट्रम्प ने कहा कि मुझे पता नहीं कि इसराइल ने हमला किया है, और जब इसराइल ने हमला किया तो ईरान ने मार दिया उसके इस पे। और उसके बाद से फिर अब ये इजराइल की तरफ से कहा गया है कि जो ऑयल एस्टेब्लिशमेंट है या जो भी गैस वाला है उसको निशाना नहीं बनाया जाएगा। अगर ये चीज होगा तब तो ठीक है, लेकिन उसके बाद की जो दूसरा कंडीशन है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर नहीं खुलेगा तो वहां से तेल निकलना मुश्किल है, तो तेल नहीं का नहीं नहीं, क्राइसिस उत्पल बना जी, रहेगा। उत्पल उत्पल तेल जी, का उत्पल क्राइसिस जी, बना।
उत्पल जी, हॉर्मूज तो चलिए किसी तरीके से कुछ देश शायद अपने लिए खुलवा भी नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर तेल और गैस जहां से निकल रहे हैं, अटैक अगर वहीं पर होते रहे और ये जारी रहे, तो आने वाले दिनों में दुनिया को तेल गैस का कितना बड़ा संकट देखना पड़ेगा। और जब तेल गैस का संकट हो जाएगा तो क्या क्या बचेगा स्टॉक मार्केट, क्या बचेगा रुपया और क्या बचेगा सोना चांदी? ये बड़ा सवाल है। फिर तो गिरने का कोई नहीं, बिल्कुल लो अगला लो कहां होगा वो तो कोई कह ही नहीं सकता। कौन सा रिकॉर्ड कोई टूटेगा भी कह लो सकता। जाते हुए, वो भी नहीं हम बता सकते। लेकिन जो मुझे लगता है कि आप ना गैस वाले स्टैब्लिशमेंट और तेल वाले स्टैब्लिशमेंट पे दोनों हमला नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका की तरफ से जो है उस पर कड़ा रुख अख्तियार किया गया है कि गैस अगर और ये खत्म हो जाएगा तो सबको प्रभावित होगा। तो वो उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद कोई हमला होगा। और जो भी, जैसे ईरान को भी तो डर है कि ईरान का भी अगर तेल खत्म कर देगा, इकोनॉमी क्या है, इन गल्फ कंट्री का इकोनॉमी सिर्फ तेल से ही चलता है, इनके पास तो कुछ और है नहीं। और दुबई का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था उस पर हमला कर करके इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है हिला कर रख दिया है। तो ये मुझे नहीं लगता है कि वो करेगा। लेकिन जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो एक बड़ा समस्या है, क्योंकि उसको खाली कराना अमेरिका के लिए बस की बात नहीं है, क्योंकि उसका ज्योग्राफिकल कंडीशन इस तरीके का है कि वो चारों तरफ से पहाड़ियों से है, और खासकर जो नॉर्थ में ईरान की तरफ जो है वो पहाड़ी है, गुफा है, वहां से कहीं से भी रॉकेट आ सकता है, कहीं से भी मिसाइल आ सकता है, और मिसाइल बहुत शानदार है ईरान के पास। तो इसको लेकर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को क्लियर करना बहुत मुश्किल है, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्लियर नहीं होगा तो 16% तेल आप जो भी प्रोड्यूस कर दें, लेकिन तेल तो निकल नहीं पा रहा है ना। 16% तेल कम निकल रहा है। ठीक है, आप पाइपलाइन के जरिए जो है सऊदी निकाल रहा है, पाइपलाइन के जरिए जो है वो क्या कहते हैं यूएई निकाल रहा है, लेकिन उसका भी एक लिमिटेशन है। दूसरी बात कि यमन में जो हुतीज है, हुतीज एक्टिव हो गए हैं, वो कह रहे हैं कि भैया जो इनका जो रेड सी वाला जो साउथ वाला पोर्शन जो है वो उसके कब्जे में है पूरी तरीके से, वो एक्टिव हो रहा है, वो ईरान के फेवर में है। तो ये तमाम चीज है। तो ये तेल का जो है समस्या बहुत ही विकट समस्या है। अब इसमें से किस तरीके से निकला जाएगा बड़ा कठिन है, क्योंकि लड़ाई तो ट्रंप ने शुरू किया है, लेकिन खत्म ट्रंप नहीं कर पाएगा लड़ाई को, और ट्रंप चाहता भी है खत्म करने के लिए। जैसे जेडी वेंस की तरफ से जो बयान आया था कि वो लड़ाई लंबा नहीं खींचना चाहता, ट्रंप भी इस फेवर में है, लेकिन लड़ाई खत्म करेगा ईरान। और ये ट्रंप को जो है, इसने जो है क्या कहते हैं चने जो चबाने वाला जो होता है ना, लोहे के चने चबवा देगा ट्रंप को, ये बात है। लेकिन इससे जो है पूरा दुनिया सफर करेगा, पूरा दुनिया में जो लेकिन है हम त्राही हम त्राही अक्सर एक ये तरीके चर्चा से। किया करते थे उत्पल जी कि चांदी की डिमांड इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा है, इंडस्ट्री में बहुत इस्तेमाल हो रही है। लेकिन जब ऐसा युद्ध होता है, जाहिर सी बात है कि मिडल ईस्ट के देशों में तो ज्यादातर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ही रुक गया है। आपके पास तेल गैस का संकट है, दुनिया के बाकी हिस्सों में भी जब आपको क्रूड ऑयल खरीदने के लिए इतना ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इंडस्ट्री भी इससे प्रभावित होती है। फिर चांदी की डिमांड भी तो गिरती है ना। जब आप बिल्कुल, तेल गैस के संकट वो से गुजर चांदी रहे हैं, आपको अपनी बुनियादी जरूरतें पूरा करने के लिए ही इतना पैसा खर्च करना पड़ रहा है, तो फिर आप उस चांदी का इंडस्ट्री में कब इस्तेमाल करेंगे? वो अपने आप डिमांड घटेगी। बिल्कुल, वो आपकी बात सही है, क्योंकि ग्रोथ का जब खतरा मंडराने लगता है तो जो सिल्वर का जो डिमांड है या जो भी चीजें हैं उससे उस पर कमी देखी जाती है, क्योंकि वो डिमांड कम है। लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर है उसमें कि चाइना जो है इससे बिल्कुल अछूता है, और चाइना में जो प्रोडक्शन है और जो तमाम चीज है उसमें एज इट इज बना हुआ है। और चाइना के पास तेल वेल काफी प्रचुर मात्रा में जमा कर लिया है, ऐसा कहा जा रहा है कि 200 दिनों का तेल है। और साथ में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो है, जो लॉयड इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट थी कि 90 टैंकर पास किए हैं, उसमें से ज्यादातर टैंकर जो है वो चाइना के लेके है। अब ये सोच लीजिए कि भारत को तेल चाहिए था, रशिया का तेल जा रहा था, 7 टैंकर को उसने यू टर्न लेके भारत की तरफ भेज दिया। तो आप देख रहे हैं कि चाइना के पास बहुत जबरदस्त है। और जो भी जो कंजम्पशन और प्रोडक्शन का जो बड़ा हब है चाइना, वहां वो अछूता है, वो एक बहुत पॉजिटिव बात इस केस में जा रहा है। तो इसलिए जब भी स्थिति ठीक होगी तो चीजें तुरंत बाउंस बैक करेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। अब देखिए युद्ध कब खत्म होता है, ये एक स्टॉक सबसे बड़ा मार्केट पर क्या असर सवाल आप है। देख रहे हैं इसका? देखिए शेयर बाजार में तो देखिए गिरावट तो है ही है, लेकिन जो शेयर बाजार में, अब ये मैं सेबी रजिस्टर्ड तो हूँ नहीं, लेकिन इस टाइप का जो बाजार होता है, जो बिकवाली वाला जो बाजार होता है, वही बाजार जो धनी बनाता है शेयर बाजार में किसी को भी, चाहे वो कोई भी रहे हो, चाहे वो हमारे देश के बड़े बड़े शेयर ब्रोकर रहे हो या इंटरनेशनल के रहे हो, जो जो बिकवाली के दौर में जो खरीदारी करता है वही यहाँ जीतता है। देखिए ऊपर जो आप खरीदते हो तो ऊपर नीचे गिरने का डर होता है, और यहाँ जब नीचे गिर गया तो यहाँ से कितना नीचे गिरेगा, 10% और नीचे गिरेगा। लेकिन जब भागेगा तो अनलिमिटेड है ये। तो यहाँ जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स होते हैं, जो भी होंगे सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से पूछकर, ये बाजार जो है एक खरीदारी का बाजार है। जैसे कि मॉल में हम लोग जाते हैं, सेल लगा रखा है चीजों का, कपड़ों का सेल लगा रखा है, उसी तरीके से यहाँ एक पूरा सेल है। तो वो उस पर एक चीज, और इसमें एक पीटर लिंच साहब का बड़ा जबरदस्त बयान है। पीटर लिंच साहब ये कहते थे कि लोग जो है एयर टिकट बचाने के लिए, उसमें थोड़ा से पैसे बचाने के लिए घंटों मेहनत कर देते हैं, लेकिन शेयर बाजार के लिए
किसी ने बोल दिया और शेयर खरीद लिया, उस पर कोई मेहनत नहीं करते। तो इस वक्त जो मेहनत करेगा, सब कौड़ियों के दाम पे शेयर मिल रहा है, कौड़ियों के दाम पे। आप इसको देखें तो मतलब अगर जिसके पास पैसे हों तो इससे बेहतरीन कोई मार्केट नहीं हो सकता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप ये कह रहे हैं चाहे सोने में पैसा लगाना हो, चाहे चांदी में लगाना हो, चाहे स्टॉक मार्केट में लगाना हो, अगर आप समझदारी से निवेश करें तो ये सबसे अच्छा मौका है। अभी आपको जिस कीमत पे चाहे शेयर मिल रहे हैं, सोना चांदी मिल रहा है, वो आने वाले दिनों में पूरी उम्मीद है कि जैसे ही जंग के हालात बेहतर होते नजर आएंगे, जंग थमती नजर आएगी, आपको ये फिर उसी स्पीड से दौड़ते हुए नजर आ सकते हैं। बिल्कुल। देखिए इसमें जो होता है, जो स्मार्ट मनी होते हैं ना, जो पैसे कमाना जानते हैं, हम्म। बाकी हम आम जनता का नहीं कर रहे हैं। आम जनता तो फोमो जाके खरीदते हैं ऊपर में, बिल्कुल। लोग जब हो जाता है तो वहां खरीदते हैं, डर में तो यहाँ बेचने के चक्कर में लगे होंगे। जैसे भी एवरेज एवरेज निकाल रहे होंगे, जोड़ रहे होंगे कि कहीं से भी मेरा एवरेज निकलेगा, या पूरा पोर्टफोलियो का भी एवरेज निकल रहा होगा तो बेच बाच कर भाग जाएंगे यहाँ से, वो करते हैं। लेकिन जो स्मार्ट लोग जो होते हैं वो यहाँ खरीदारी करते हैं हर जगह। आप जो भी देख ले, अगर आप शेयर बाजार को ही देखें, जो अचानक से फिर नीचे गिरता है और फिर उसमें से बूम मारता है ऊपर का, वो खरीदारी होता है, वहां पैसे आते हैं। और पैसे कोई एक, देखिए कोई भी आदमी इस चीज को नहीं पकड़ सकता कि बॉटम कहाँ बनेगा टॉप कहाँ बनेगा। तो बॉटम के बारे में कोई नहीं कह सकता। तो उसमें क्या होता है कि जब जब आदमी गिर रहा है तब तक आदमी खरीद रहा है। तो ये जो है मेरे ख्याल से, देखिए हम तो बहुत पुराने इन्वेस्टर हैं और पुराने हैं, पके हुए चावल हैं। मेरे लिए तो ये उत्सव का जो है, एक तरीके से कहे शेयर बाजार के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये उस तरह का माहौल है यहाँ पे। लेकिन यूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक जो है दुखदायक चीज हो रहा है, जो चीज हो रहा है, जो लोग मर रहे हैं, वो एक बड़ी जो है गलत घटना है। लेकिन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, ये जो समय होता है, ये आपको चीजें जमा करने का समय होता है। इस समय चीजें आपको समेटने का समय होता है, और यही मार्केट जो है आपको धनी बनाता है। बुल मार्केट कभी धनी नहीं बनाता, बिल्कुल। बियर मार्केट धनी बनाता है। और ये गिरावट होती चली जा रही है, और बहुत सारे लोगों के मैं जानता हूँ कमेंट सेक्शन में इस तरीके के, जब भी हम लोग अपनी बातचीत करते हैं और उसे सोशल मीडिया पर डाला जाता है, तो बहुत सारे लोग कमेंट में पूछते हैं कि क्या सोना 1 लाख से नीचे गिर जाएगा, क्या चांदी 2 लाख से नीचे गिर जाएगी। अब क्योंकि वो स्तर गिरना शुरू हो चुका है, तो अब लोगों के दिमाग में और ज़्यादा ये सवाल है, और सबसे ज़्यादा उन लोगों के मन में सवाल है जिन्होंने चढ़ते हुए रेट में सोने और चांदी को खरीदा था, और अक्सर वो हमारी बातचीत को भी सुनते थे कि सोने और चांदी की डिमांड बनी रहेगी। अब जाहिर सी बात है कि हम जब भी चर्चा करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म को लेकर चर्चा करते हैं, शॉर्ट टर्म को लेकर नहीं करते हैं। लेकिन इस समय जो दाम गिरे हुए हैं, मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोगों के मन में यह प्रश्न होगा कि क्या इस वक्त बेचकर निकल जाएं, रुक जाएं और निवेश करें, क्या करें हम। जो लोग फंस गए हैं, जिन्हें लग रहा है कि बड़ा नुकसान हो गया है, पता नहीं आगे क्या होगा, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए उसमें होता है कि आपको अपना जो चीज खरीदे हैं उसको आपने किस तरीके से खरीदा है, और उस पर कितना कॉन्फिडेंस है आपका। अगर आपका कॉन्फिडेंस है तो कोई डरने की बात नहीं है। देखिए मेरा भी शेयर गिरा है, मेरा भी शेयर जो है बहुत गिरा है इस समय, मैं देखता भी नहीं हूँ उसको। आपको यकीन नहीं होगा कि ईरान की लड़ाई जब से शुरू हुई है, मैं शेयर बाजार में अपने पोर्टफोलियो को देख ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है जो जो शेयर खरीदा हूं मैं, तो चाहे जितना भी गिर गया हो वो बाउंस बैक कर जाएगा, और तेज बाउंस बैक करेगा। मैं तो इस समय इस चीज में रहता हूँ कि भाई पैसे अगर मेरे पास और एक्स्ट्रा रहे तो मैं और खरीदारी करूँ इस वक्त। मैं तो खरीदारी के मूड में हूँ बहुत जबरदस्त ढंग से, क्योंकि ये मार्केट जो है, ये मार्केट आप सोच सकते हैं इस समय जो शेयर है इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे है। अगर आप किसी कंपनी को बेच दें, अगर मान लीजिए कोई एक कंपनी है, उस कंपनी को आपने बेच दिया, बेचने के बाद जितना शेयर्स निकला जो है, मान लीजिए कोई घर खरीदते हैं आप, मान लीजिए कोई फ्लैट बना हुआ है, सिंगल रूम सिंगल प्लॉट पे फ्लैट बना हुआ है, उसको आपने पता चला कि आपका ये 1 करोड़ का है फ्लैट, और उस जमीन की कीमत 1.5 करोड़, तो आप क्या कीजिएगा? तुरंत खरीदिएगा मकान को। तो उसी तरीके से जो चीजें हैं, ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं जिसको, पूरे शेयर्स को अगर बेच दीजिएगा, उसके एसेट्स को बेच दीजिएगा, तो उस शेयर्स का जो, उसमें जो पैसे मिलेंगे वो शेयर्स के भाव से ज्यादा मिलेगा, और वो शेयर सस्ता है। तो खरीदारी का समय होता है। जैसे कि इसको आप देख लीजिए, जो आपके क्या कहते हैं, ये थे जो आपके शेयर ब्रोकर जो बहुत बड़े जो थे, झुनझुनवाला जी, राकेश झुनझुनवाला जी। राकेश झुनझुनवाला जी जब ने उसने टाटा मोटर्स को जब खरीदा, तो उन्होंने देखा कि टाटा मोटर्स का जो शेयर्स का भाव है, टाटा मोटर्स की पूरी कंपनी को बेच दिया जाए, उसका जितना ब्याज लिया हुआ है उसको चुकता कर दिया जाए, उसके बाद भी जो पैसे बच रहे हैं उससे सस्ता शेयर है। उसने जबरदस्त ढंग से खरीदा और पैसे बनाए। तो इस समय ऐसे ऐसे शेयर्स हैं, मैं देख रहा था कि वो अपने पूरे एसेट से सस्ते में मिल रहा है। तो ये सब, और पैसे कहाँ बनते हैं? यहीं बनते हैं ना। तो थोड़ा ना वो फोमो लाइन में जाकर आप खरीदोगे, जाकर जब ऊपर पिक पे चला जाएगा और
तो 250 और 20 डीएमए के ऊपर उछाल मार रहा होगा, उस समय जाके खरीदोगे, ये सोच के खरीदोगे कि नीचे से ये 100% ऊपर भाग चुका है, यहाँ खरीद लेते हैं और यहाँ से 100% भाग जाएगा, तो मूर्ख थोड़ा है, जनता मूर्ख थोड़ा होती है। जो धैर्य रखते हैं, जो इस समय जो खरीदते हैं, इस बाजार में जो खरीदते हैं, जो कलेजा जो उस तरह का मजबूत रखते हैं, वही कमाते हैं। ये बात तो फैक्ट है। जो लोग के साथ आते हैं वो नहीं कमाते। सवाल ये भी है कि रुपया अपने रिकॉर्ड लो पर है, 93 के लेवल को भी कल पार कर गया था। यहाँ से जिस तरीके की डॉलर डिमांड बढ़ रही है, जिस तरीके से कच्चे तेल की कीमत बढ़ रही है, आपने खुद ही कहा कि दुनिया भर में वो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, आर्टिफिशियली भले ही वो बढ़ती चली जा रही हो, लेकिन क्या रुपए पर उसका नेगेटिव असर आपको आगे और दिखता है? ये कहाँ तक अपने गिरावट जो है उसकी कहाँ तक जा सकती है और भारत के लिए उसका क्या असर देखते हैं आप? देखिए, मॉर्गन ने कहा है कि 95 तक चला जाएगा, और जिस तरीके से तेल का डिमांड अगर इसी तरीके से क्राइसिस रहा तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखिए मतलब सिर्फ अपना ही करेंसी नहीं गिर रहा है, दुनिया की तमाम करेंसी गिर रही है, क्योंकि डॉलर लेना पड़ रहा है। डॉलर के चक्कर में आप स्विस फ्रैंक को छोड़ दीजिए, उसके अलावा टोटल करेंसी जो है वो जो है, स्विस फ्रैंक भी इसलिए मजबूत है क्योंकि जो लोग पैसे, जो लिक्विड मनी जो गया वो डॉलर में गया और स्विस फ्रैंक में चला गया, तो जिसके कारण स्विस फ्रैंक ऑलरेडी पहले से मजबूत था और मजबूत हो गया, जो कि अब वो बिकवाली कर रहा है, और वो बिकवाली करके क्या कर रहा है, वो डॉलर खरीदने वाला है, क्योंकि वो अपने इकोनॉमी उसका फंस चुका है, क्योंकि इतना इतना ज्यादा करेंसी का भाव भाग चुका है कि इकोनॉमी फंस गया, 0% इंटरेस्ट कर दिया उसने। अब उसके यहाँ प्लान है कि वो माइनस पे कर देगा आगे, यानी आप बैंक में पैसा रखेंगे तो वो आपसे पैसा लेगा, ये तमाम चीज कोशिश करने के साथ, और उसके तरफ से भी जो खरीदारी डॉलर में आ रही है उसके कारण भी डॉलर में एक मजबूती है, और डॉलर मजबूत होगा तो दुनिया का तमाम करेंसी गिरेगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि जो है 95 जो मॉर्गन कह रहे हैं कि वो भी आ जाए, तो इसमें कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है। और चूंकि हमारा जो तेल में जो खर्च है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है ना, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। सऊदी ये कह तो रहा है राहत की बात है कि सऊदी अरब कह रहा है कि कच्चे तेल की कीमत $180 प्रति बैरल तक जाएगी, और ईरान ने तो पहले ही कहा था कि हमारा तो मकसद ही ये है कि हम ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि $200 प्रति बैरल तक कच्चा तेल पहुंच जाएगा, हम इतना महंगा कर देंगे इस युद्ध को लड़ना कि अमेरिका को अपने आप बातचीत की टेबल पर आना पड़ेगा। तो वो तो है ही, 150 तो मिल ही रहा है ना। इस समय जो खरीद रहे हैं क्या है कि तेल जो है, तेल में इस समय हो गया कि ओमान का लाइन क्लियर है, ओमान से लिया और सीधे अरब सी में आप आ गए, वो 154 पे बेच रहा है आपको। दूसरा, आप जो है रशिया से जो तेल ले रहे हैं, नॉर्थ सी में ले रहे हैं, जो उसका वो 89 है उड़ल का रेट, लेकिन वो प्रीमियम में दे रहा है, 103 के आसपास दे रहा है, 104 के आसपास दे रहा है जो है, तो तेल तो महंगा मिल ही रहा है। और इंडियन बास्केट जो है, इंडियन बास्केट को हम देख रहे थे, वो 146 के आसपास है, जो है 146 में, मतलब रशिया वाला तेल छोड़कर जो बाकी तेल भारत खरीद रहा है वो $146 पे खरीद रहा है, और रशिया वाला 104 के आसपास या 102 के आसपास खरीद रहा है। तो आप कुल मिलाकर देख लीजिए कि तेल तो ऑलरेडी 150 पे खरीद रहा है दुनिया इस समय। अब इसके ऊपर थोड़ा सा भी युद्ध होगा तो 200 क्या है, 200 तो तुरंत आ जाएगा। मतलब 150 160 पे तो हम हैं ही ऑलरेडी। आप फ्यूचर पे मत जाइए, फ्यूचर पे देखिए, जो WTI है या जो भी ब्रेंट है वो पेपर है, वो पेपर में हो रहा है, तो पेपर में अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन जो फिजिकल चाहिए इस समय, जो आप शिप लेकर गए और आपको शिप को भर दिया गया, वो महंगा मिल रहा है, और प्लस अनश्योर्ड है, इंश्योरेंस भी नहीं हो रहा है उसका। आप शिप जो है रिस्क में लेके आ रहे हैं, डूबा तो गया, वो सब तमाम चीजें। बहुत बहुत शुक्रिया उत्पल चौधरी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस युद्ध का भारत पर क्या असर हो रहा है, भारत की इकोनॉमी पर क्या असर हो रहा है, आने वाले दिनों में क्या चुनौतियां हमारे सामने, इस पर चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया।